स्कूल में हमें कई कॉन्सेप्ट्स गलत सिखाए गए हैं, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे हम हाई स्कूल में आते हैं तब हमें पता चलता है कि मैटर का 4th स्टेट भी होता है, जो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बराबर मात्रा में होते हैं। इसे मैटर का 4th स्टेट भी कहते हैं। हमारे यूनिवर्स का लगभग सारा मैटर प्लाज्मा के स्टेट में ही पाया जाता है। हमारा सन, दूसरे स्टार्स, इंटरप्लैनेटरी एंड इंटरस्टेलर स्पेस में मुख्य रूप से प्लाज्मा ही होता है। अरोरा, लाइटनिंग और वेल्डिंग आर्क्स भी प्लाज्मा की स्टेट में होते हैं। हमारी पृथ्वी भी सोलर विंड के घेरे में आती है, जो प्लाज्मा से ही बना है, पर ये प्लाज्मा कमजोर है। और तो और हमारी पृथ्वी का आयोनोस्फीयर भी प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा को लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है। जब आप किसी गैस को इतना गर्म कर लो कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से अलग कर ले, तब प्लाज्मा स्टेट बनता है। ऐसा ही कुछ स्टार्स के अंदर होता है। प्लाज्मा के अलावा मैटर के और भी कई स्टेट्स होते हैं। जनरली मैटर के स्टेट्स को पार्टिकल्स के एनर्जी स्टेट से पता लगाया जा सकता है। लो एनर्जी स्टेट में मैटर के कई स्टेट्स हैं, जैसे कि बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट वो बोसॉन्स है जो सबसे कम एनर्जी स्टेट में होते हैं और सारे बोसॉन्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं जब टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कर दिया जाए। बोसॉन्स के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम नहीं करता, क्योंकि सारे बोसॉन्स एक ही समय पे एक ही एनर्जी लेवल पे रह सकते हैं और सारे बोसॉन्स मिलकर एक पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि एक टमाटर, एक पेपर क्लिप और एक इंसान में से कौन मैग्नेटिक है? सिर्फ पेपर क्लिप ही नहीं बल्कि टमाटर और इंसान भी मैग्नेटिक है। पेपर क्लिप और उसके जैसे कई ऑब्जेक्ट्स जिनमें आयरन, कोबाल्ट और निकल प्रेजेंट है, सब फेरोमैग्नेटिक है, जिसका मतलब हुआ कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे और टमाटर के अंदर जो वाटर है, उनके हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। इस इंटरैक्शन को डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। वैसे ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो आम तौर पे आप इन्हें नोटिस नहीं कर पाओगे। अगर आपने कभी अपना MRI स्कैन करवाया हो तो वो मशीन भी हमारे बॉडी के मैग्नेटिज्म पे ही काम करती है। इस मशीन में काफ़ी बड़े मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं जो आपकी बॉडी के कई एटम्स के न्यूक्लियाई को मैनिपुलेट करके इमेज क्रिएट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और इसीलिए ISS में एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं, पर ये सच नहीं है। असल में तो ISS पर भी धरती का लगभग 90% ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो धरती की ओर कांस्टेंट फ्री फॉल करता है। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे सेम एक्सेलरेशन के साथ लगती है, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। अर्थ पे एयर रेसिस्टेंस होने के कारण हम इसे नहीं देख पाते, लेकिन स्पेस में वैक्यूम होने के कारण सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं, इसीलिए वो हमें उड़ते हुए नजर आते हैं। और तो और ISS बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ घूम रहा है, इसीलिए वो ऑर्बिट में सही से चक्कर काट रहा है। ISS अर्थ की ओर कॉन्स्टेंटली फ्री फॉल करता रहता है, पर उसकी स्पीड की वजह से वो अर्थ के कर्व को मैच कर लेता है। फिर आता है प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। हमने पढ़ा है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। ये मॉडल रूदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो कि बाद में बोर के द्वारा सुधारा गया। बोर के मॉडल में इसके जैसा ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर था, पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और वो डेफिनेट एनर्जी लेवल में ही रहता है। जब ये मॉडल दिया गया था तब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी और ना ही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था। असल में तो इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में नहीं घूमते, क्योंकि उन्हें एक ही समय पे एक पर्टिकुलर जगह पे निश्चित रूप से नहीं ढूंढा जा सकता। एटम का मॉडल जो अभी एक्सेप्टेड है उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में होता है, जहाँ उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो।
इलेक्ट्रॉन्स एक ही समय पर कई जगहों पर पाए जा सकते हैं क्योंकि वह मैथमेटिकल वेव फंक्शन के जरिए दर्शाए जाते हैं और हमें यह मेजर करने पे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह पर है। इसीलिए मेजर करने से पहले इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जिस जगह ज्यादा होती है उस जगह को इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कई शेप होते हैं। ऑर्बिटल्स को S, P, D और F नाम दिया गया है। S ऑर्बिटल का शेप एक सर्कल की तरह होता है। P ऑर्बिटल एक डंबल की शेप में होता है। हर ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एटम का ये मॉडल श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसके बाद आते हैं हमारे सेंसेस, जो है आईज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज, जो कि लाइट, साउंड, टेस्ट, टच और स्मेल को सेंस कर सकते हैं। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमारे टोटल 5 सेंसेस होते हैं, पर स्टडी के अनुसार हमारा 6th सेंस भी होता है। जब चूहों पर जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल स्टडी की गई तो साइंटिस्ट्स ने कहा कि हमारी 6th सेंस भी होती है, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ये हमारे सराउंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमारी बॉडी के मूवमेंट का काम करता है। ये सिस्टम हमारे बॉडी, लिम्स और मसल्स के मूवमेंट और पोजीशनिंग का ध्यान रखता है। हमारे मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें मैकेनोसेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैकेनोसेंसेशन हमारी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को सेंस करने का काम करता है। साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि हमारी बॉडी में पीएजो टाइप मैकेनोसेंसिटिव आयन चैनल कंपोनेंट 2 या फिर पीएजो 2 करके एक जीन होता है, जिसका काम है हमारे 6th सेंस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए मैकेनोसेंसरी प्रोटीन्स को बनाना। प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से हम कुछ कामों को बिना सोचे या फिर कहे तो बिना अपनी कॉन्शियसनेस के कर सकते हैं, जैसे कि बिना देखे सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर बिना अपने पैरों को देखे चलना या किक करना। ऐसे तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें स्कूल में पूरी तरह से नहीं पढ़ाए गए करते हैं। क्या आप इन सब के अलावा और कुछ जानते हो जो स्कूल ने हमें गलत सिखाया हो? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करना मत भूलना।